अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मैदान पर बल्ले और गेंद के खेल का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, मगर पाकिस्तान को खूनी खेल पसंद है। इसीलिए वो हर रोज बॉर्डर पर और घाटी में आतंक की फौज भेजता रहता है। इलाज आतंक का करना है तो सिर्फ तरीका एक है कि इलाज पाकिस्तान का हो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में बात खेल की होगी, खिलाड़ी की होगी, आतंक की होगी, आतंकियों की भी होगी और आतंक के आकाओं की भी। साथ ही बात इस पर भी कि आखिर इस आतंक का अंत कब होगा। क्या खेल के मैदान पर पाकिस्तान को हराएंगे तो उससे बदला पूरा हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह बीते दिनों घाटी में लहू बहा है, उसके बदले सारा हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। बदला बम और गोलियों से, बदला स्ट्राइक से, बदला एक सिर के बदले 10 सिर से, ना कि मैदान पर बल्ले और गेंद से। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम पूछेंगे कि आतंकवाद का जड़ से नाश का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत में विरोध तेज। लोगों के साथ नेताओं ने भी क्रिकेट पर बैन की मांग की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मांग, मैच रद्द हो। बीसीसीआई ने मैच रद्द करने से साफ इनकार किया। घाटी में आतंकी घटनाओं के बीच मैच रद्द करने की मांग। मोदी जी, 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश मांगे बदला। क्यों चाह रहा है देश ऐसा? और क्या इस माहौल में किसी भी सूरत में मैच कराया जाना भारत की संवेदनाओं के साथ, भारत की सेंसिटिविटीज के साथ न्याय होगा? क्या भारत की सेंसिटिविटीज भारत के एक बोर्ड बीसीसीआई के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की मोहताज है क्या? आइए जरा देखें। देश मांगे बदला, T20 का विरोध तेज। असदुद्दीन ओवैसी, मौका मिला है और उन्होंने कहा है कश्मीर में देश के नौजवान शहीद हुए। खूनी खेल के बीच T20 मैच कतई बर्दाश्त नहीं। अभी आपने सुना उन्होंने क्या कहा। यासिर जिलानी क्या कहते हैं वो देखिए। यासिर जिलानी कहते हैं राष्ट्र की बात हो तो मैच पर चर्चा क्यों? राष्ट्र पहले है, मैच मायने नहीं रखता। यासिर जिलानी आरएसएस की मुस्लिम विंग से ताल्लुक रखते हैं। सौरभ भारद्वाज नेता है आम आदमी पार्टी के और कहते हैं जवानों के बलिदान पर क्रिकेट मैच नहीं हो सकता। पाकिस्तान से खेलना कोई मजबूरी नहीं है। किसी कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर मजबूरी कहकर खेल नहीं खेला जा सकता। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना चाहिए। बातचीत का एक सिरा हमेशा खुला रहना चाहिए, एक चैनल हमेशा खुला रहना चाहिए। तारिक अनवर ऐसा कहते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी साथ साथ नहीं चल सकते, वो गलत कहते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों से हम चर्चा करके समझना चाहते हैं कि किसकी राय सही है। TV9 भारतवर्ष ने जो सर्वे किया उसमें 72% लोग कहते हैं मैच नहीं खेला जाना चाहिए, 24% लोग कहते हैं कि मैच खेला जाना चाहिए, 3-4% लोग ऐसे हैं जो अपनी राय इस पर व्यक्त नहीं करते। लेकिन असल में इस समय किसका सम्मान होना चाहिए? क्या देश की सेंसिटिविटी, देश की संवेदना का सम्मान होना चाहिए, या वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया है उसका सम्मान होना चाहिए? क्या इस सत्य का सम्मान होना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते तो उसको यूं ही 2 पॉइंट मिल जाएंगे अगर लीग मैचेस में, तो वो आगे चला जाएगा
और अगर कहीं सेमीफाइनल में वो हमारे साथ होता है और हम उसको छोड़ देते हैं तो विजेता घोषित किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तारिक फतेह, पाकिस्तान मूल के लेकिन बाहर सेटल्ड लेखक, कॉलमिस्ट और अब किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। जनरल ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सर्वकमल दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राइट विंग थिंकर, और क्योंकि वो इकोनॉमी भी समझते हैं टेररिज्म से जुड़ी हुई, खास तौर से FATF में क्या होने वाला है हम उनसे समझेंगे। सुशील पंडित जो मेरे कभी गुरु भी रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में वो भी जुड़ रहे हैं। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं समझूं, सुशील पंडित जी, देश की संवेदनाएं या देश के बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट? दिनेश जी, आपने दुखती रग पर हाथ रखा है और मैं पहली बार न चाहते हुए भी कहना चाहूंगा कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका लहजे में दुख और गुस्सा नहीं है। वो चटकारे ले लेकर मुंह चिढ़ाने वाली लहजे में ये पूछ रहे हैं कि क्या मैच होगा, क्योंकि उनकी जहनियत ऐसी है। वो देश के लिए दर्द से आहत होकर ऐसे सवाल नहीं पूछते। वो हमारे जवानों की शहादत पर आंखें नचा नचा कर सरकार को कटघरे में खड़े करने की मंशा से ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके सवाल वाजिब हैं। यह देश अभी अपने जवानों और मजदूरों की चिताओं की राख ठंडी होते हुए नहीं देख पाया है और हम मैच के ऊपर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, शोभा नहीं देता। मैच तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसके ऊपर तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अगर इस देश में आत्मसम्मान है, अपने बेटों के लिए थोड़ी सी भी जगह है, संवेदनशीलता है, अगर ये दिल पत्थर नहीं हो गए हैं तो मैच बिना बहस के, बिना किसी नानुकुर के, किंतु परंतु के एकदम रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको याद दिलाऊं दिनेश जी, जब 5 अगस्त को हमारी संसद ने 370 को निरस्त करने का फैसला किया था, तो जानते हैं पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने हमारे उच्चायुक्त को बर्खास्त किया था, पाकिस्तान से एक्सपेल किया था। उन्होंने सारे व्यापारिक रिश्ते रद्द कर दिए थे। उन्होंने यहां तक कि जो जरूरी दवाइयां होती हैं जान बचाने लायक, उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हमारी संसद अपने अधिकार क्षेत्र में जो संविधान है उस पर खुली बहस कराकर पूरी प्रक्रिया के साथ एक ऐसा निर्णय ले जिसके लिए वो अधिकृत है, और पाकिस्तान ऐसा करे, हमारे बेटे मारे जाएं, निहत्थे और निर्दोष नागरिक मारे जाएं, हमारी सीमा में घुसकर आतंकी हमारी सेना से मोर्चे लें, घात लगाकर मारें, और हम इस बात पर नानुकुर करते दिखें कि क्रिकेट खेला जाए या न खेला जाए। दूसरा पहलू भी आपने समझूंगा बात है इस देश की। ये संवेदनाओं का जो पहलू है वो आपने बयान कर दिया सर, कई वजहों से बयान कर दिया। हिंदुस्तानी होने के नाते, कश्मीरी होने के नाते आपने ये बताया, और इस बात से पूरा मुल्क इत्तेफाक रखता है, कम से कम अधिसंख्य लोग इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा जो पहलू है T20 विश्व कप, दूसरा जो पहलू है, क्योंकि आप इस देश के नामचीन मीडिया प्लानर भी हैं, उससे जुड़े हुए, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए जो इकोनॉमिक पहलू होते हैं, जो दूसरे तमाम पहलू होते हैं, वो रेमिफिकेशंस भी आपसे मैं समझूंगा। लेकिन उससे पहले मैं फखर यूसुफजई के पास जाना चाहता हूं। फखर यूसुफजई, आपके देश में क्या सेंटिमेंट है? सबसे पहले दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्रिकेट के हवाले से मेरे ख्याल में या तो ये होना चाहिए जिस तरह सुशील पंडित साहब ने कहा कि फिर आप हाई कमिश्नर्स को अपना वापस बुला लें, टोटली कट ऑफ कर दें, जिस तरह पाकिस्तान और इजराइल का है, जिस तरह ईरान और इजराइल का है। किसी जमाने में सऊदी अरेबिया और इजराइल का हुआ करता था, अब उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खत्म कर दें। ये क्या रोज रोज का मतलब कहानी। आप कहेंगे कि हमारी तरफ कुछ होता है तो हमारे वाले कहते हैं यार हिंदुस्तान ने कर दिया, आपकी तरफ कुछ होता है तो आप वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने कर लिया। तो इससे मेरे ख्याल में ये एक दीवार बना दे, जिस तरह मतलब जर्मनी जब इकट्ठा नहीं हुआ था उनके बीच में जिस तरह की दीवार थी वो कर दे, कोई ताल्लुक ना रखे किसी किस्म का भी। कोई पाकिस्तान में मरता है हिंदुस्तान के बगैर मर जाए, कोई हिंदुस्तान में मरता है पाकिस्तान के बगैर मर जाए, लेकिन ये चीज खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि फिर मतलब जो लोग ये बात करते हैं कि यार ये चीज खत्म होनी चाहिए, क्रिकेट है,
क्रिकेट इससे पहले फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स होते रहे हैं, ईरान और इजराइल आपस में खेलते रहे। आपस में उनकी क्या है कि उनके 2 साल पहले आपने देखा कि तेहरान के पास उनके न्यूक्लियर इंजीनियर को मारा इजराइल ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये सारी चीजें होती रही। मैं ये नहीं कहता, मैं एक तो ये चीज नहीं करता कि किसी के खून के ऊपर मैं कहूं कि नहीं जी यार किसी का खून भी वहां पे बहाया गया है, वो इनोसेंट लोग थे कश्मीर के अंदर, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। वो जिन फैमिलीज के ऊपर गुजरी होगी और जिनके प्यारे गए होंगे वो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से वो लोग गुजरे होंगे या वो गुजर रहे होंगे। लेकिन बात रही क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट में हम लोगों के सिर्फ मेरे ख्याल बड़े जो इवेंट्स रह गए, 2007 में पाकिस्तान ने टूर किया था हिंदुस्तान का, उसके बाद हमारे कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। हिंदुस्तान भी अपना काम चला रहा है, हमारे यहाँ भी। ठीक है फखर यूसुफजई, ये भी एक पॉइंट है और इसको डिस्कशन के लिए मैं आगे रखूंगा पैनल के सामने। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है फखर यूसुफजई कि क्या हम आपस में हमेशा के लिए हर तरीके से अलग होना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? बीच में हम दीवार खड़ी कर सकते हैं क्या? अगर चंद धागे आपस में जुड़े हुए हैं उनको भी काट के हमारी बेहतरी है, या कम से कम उन धागों को जुड़े देने रहने में हमारी बेहतरी है? इसको लेकर मैं आगे चलूंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर, पाकिस्तान में मैच कैंसिल होने का खौफ बढ़ा। भय की वजह से पाकिस्तान ने अपना सुर बदला। रमीज राजा बोले बीसीसीआई से मधुर संबंध की आवश्यकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा, सौरव गांगुली और जय शाह से मुलाकात हो चुकी है रमीज राजा की। रमीज राजा ने यह भी कहा कि मेरी जो पर्सनल बॉन्डिंग है सौरव गांगुली के साथ, बिकॉज वी हैव प्लेड टुगेदर, वो अलग है और मैंने उनके साथ काफी चीजें डिस्कस की हैं। सवाल यह है कि क्या सारे रिश्ते खत्म कर देने से ही चीजों का इलाज होगा? सर्वकमल दत्ता। देखिए दिनेश भाई, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या तोपों के साथ शांति वार्ता चल सकता है क्या तोपों के साथ मधुर संबंध चल सकता है क्या? ये तो बिल्कुल संभव नहीं है ना। भारत हमेशा शांति का पहल करे और वहां पे रिटर्न में हमें तोप और गोला बारूद मिले और लश्कर तैयबा, अलकायदा, हकानी नेटवर्क मिले और उसके साथ साथ तालिबान और आईएसआई खोरासान मिले, तो इस माहौल में तो किसी तरह का वार्तालाप हो नहीं सकता है। मेरा तो गुजारिश रहेगा भारत सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स से कि आप तुरंत रद्द कर दीजिएगा इस मैच को। कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह का मैच खेलने का और सहानुभूति बटोरने का। ये इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर सर्वकमल दत्ता, आपने इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि क्या तोपों के मुंह में बैठकर शांति वार्ता होगी? लेकिन अब सवाल यह है, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, में इसको लेकर आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की और दूसरी दुनियादारी की बातें अपनी जगह की जा रही हैं, लेकिन यह सिचुएशन जो कश्मीर में इस समय प्रेवेलेंट है, आतंक के बदले हुए जिस रूप से हम दो चार हैं, कहा जाता है कि डेस्परेट कंडीशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। क्या ये वो डेस्परेट कंडीशंस है? मसलन कोविड के समय हमने तय किया कि बाहर कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो हम घर में बैठेंगे। क्या इस समय वही सिचुएशन है कि कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो कभी सुधरने वाला नहीं है जब तक उसके ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए, या तो उसकी मिलिट्री के ऊपर दबाव पड़े या फाइनेंशियली दबाव पड़े। अभी जहां तक मेरा अपना कहना है, किसी भी हालत में आप इस मुल्क के साथ, क्रिकेट की तो बात छोड़ो, वो तो खेलो ही मत, कोई भी इसके साथ कल्चरल या स्पोर्टिंग लिंक नहीं होना चाहिए। हमको कोई भी पाकिस्तानी भारत के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपना देश है, वो वहीं पर खुश रहे। हमारे साथ, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो टूट चुके हैं और वो अभी जुड़ने वाले नहीं है और ना तो हम इनको जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर ध्रुव कटोच साहब, जनरल ध्रुव कटोच साहब, मुझे ये समझाइए, ये इमोशनल आउटबर्स्ट है या ये अब प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए? जो मेरे अपने विचार से ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपने 70 साल दोस्ती का हाथ मिलाया है, कुछ मिला है आपको? अभी दुश्मनी देख के देखो और आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। एक बार इसको सबक सिखाइएगा, पूरा साउथ एशिया शांति हो जाएगा। चलिए, अब मैं तारिक फतेह साहब के पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तारिक फतेह साहब आपके पास। अब मैं खास तौर से सबका नजरिया लेने के बाद आपके पास इसलिए आने वाला हूं क्योंकि जब आप कहेंगे तो वो सबका निचोड़ होगा
और सार होगा। अब ये बताइए, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बीच में एक दीवार खड़ी कर लेना, आइसोलेशन में रहना? साइलोस में तो आज वर्ल्ड में कहीं कोई नहीं रह रहा है। क्या ये हो सकता है? या ये साइलोस भी ठीक नहीं और हमको तय करना पड़ेगा कि संबंध कितने हो और किससे ज्यादा ना हो? आइसोलेट हिंदुस्तान कैसे होगा? आइसोलेट तो पाकिस्तान होगा। भारत इस वक्त जिस पोजीशन पे है दुनिया में, आपको भारत के अलावा डेमोक्रेसी नहीं कहीं मिल रही दुनिया में। चीन को देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, हर जगह व्यापारी लोग बने हुए हैं। ये वाहिद एक सिविलाइजेशन है जिसके अंदर कई जबानें, कई धर्म, कई तरीके और 5000 साल की सिविलाइजेशन। हम कहां से अलग होंगे? मोहनजोदारो तो हिंदुस्तान का है, सिंध आपके नेशनल एंथम में। ये जब तक हिंदुस्तान के जहन में नहीं आएगा कि ये पाकिस्तान ना कभी तारीख में था और ना कभी आइंदा रहेगा, इसका एक ही सलूशन है कि आप पाकिस्तान से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये जो वागा पे भी आप अपनी फौज का मजाक उड़वाते हैं और मुर्गों की तरह दोनों साइड के लोग इधर उधर तमाशा करते हैं, इट शुड बी शट डाउन। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तारिक फतेह, और ये सिर्फ तारिक फतेह नहीं कह रहे हैं, ये ध्रुव कटोच भी यही कह रहे हैं, सर्वकमल दत्ता भी यही कह रहे हैं और सुशील पंडित भी यही कह रहे हैं। फखर यूसुफजई, आपके इस नजरिए को बाकी सब में से कोई भी क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहा कि हमको जो धागे जुड़े हुए हैं उनको काटना नहीं चाहिए? कहा यह जा रहा है कि दाल में एक आध कंकर हो तो कंकर निकालकर दाल खाई जा सकती है। जब कंकर की दाल बना दी गई हो तो वो कटोरा अलग क्यों ना रख दिया जाए जिसमें दाल पड़ी हुई है? अगली अहम खबर बताता हूं, आपके पास आ रहा हूं। फखर यूसुफजई, आतंक के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की हिंदुस्तान की तैयारी। जल्द ही आर्मी चीफ नरवणे दे सकते हैं खुला आदेश। पुलिस और सेना के ऑफिसर से मिले आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के दौरे से पाकिस्तान में खौफ का माहौल। पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सेना तैनात। पहले मधुमक्खी के छत्ते में छेड़ की जाती है और उसके बाद कंबल ओढ़ा जाता है। ये किस तरह की अक्ल है और इस अक्ल से किसको क्या फायदा है वो आप तय कीजिएगा। लेकिन जरा जल्दी से मैं आपको एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं जिस पर अपने मेहमानों की राय लेना बहुत जरूरी है। आईएसआई खुरासान इस पूरी खुराफात के पीछे है जो कश्मीर में दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? निशाने पर कश्मीर, आईएसआई, केपीके, वो उसकी वजह यह है, आईएसआई खुरासान की साजिश निशाने पर कश्मीर। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश का जिक्र है। मैगजीन में गोलगप्पे वाले को पीछे से गोली मारते हुए फोटो भी छापी गई है। अपने आप में कितना कायराना है कि कोई बेचारा जो इंसानियत को केटर कर रहा है उसको पीठ पर वार किया जा रहा है, लेकिन इसको वो लोग बहादुरी के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया, वी आर कमिंग, एज इफ दिस इज अनाउंसमेंट ऑफ ब्रेवरी। मैगजीन में हिंदू देवी देवताओं की त्रिशूल वाली फोटो भी है। 20वें संस्करण में एजेंसियों को चैलेंज किया गया है कि हमें कोई नहीं रोक सकता आने से। हाल ही में वॉइस ऑफ हिंद का 21वां संस्करण भी सामने आया है। अब सवाल यह है कि इसको मैगजीन को बैन किया जा चुका है, तो फिर ये कहां से आ रही है, कहां से छप रही है और कहां से इसके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाई जा रही है? क्या है वॉइस ऑफ हिंद? कश्मीर में बिकने वाली एक पत्रिका जो लोगों को बरगलाती है, दिमाग खराब करती है, जिहादी मानसिकता पनपाती है। वॉइस ऑफ हिंद आईएसआईएस की पत्रिका मानी जाती है, दाइश की पत्रिका। पाकिस्तान के कराची से इसको छापा जाता है, सोर्सेस ये भी बताते हैं। और आइए अब इस आईएसआईएस खुरासान, अब सवाल यह है कि कट्टरता अपना नाम बदल ले और कुछ देर के लिए रुख बदल ले, लेकिन कट्टरता उसको भी एक दिन परेशान करती है जो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। फखर यूसुफजई, कम से कम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाते ये सबक अब ले लिया जाना चाहिए। अब आईएसआईएस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, आईएसआईएस ने छोड़ा किसको? पिछले 2 जुम्मे उन्होंने कद्दूस और कंदहार में हमले करके तकरीबन 250 लोगों को जो शिया बरादरी से थे, हजारा बरादरी से, उनको मारा। उनको जहां पे भी मौका मिलता है उन्होंने सीरिया में किया, उन्होंने इराक में किया, मतलब जिसे कहते हैं कि लाखों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। आप कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ हिंद कोई मैगजीन है शायद आपका, वो आईएस के हवाले से कह रहा है। आईएसआईएस तो पाकिस्तान के हवाले से भी कहता है कि भाई हमें ये मंजूर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि शरिया लॉ ही नहीं है। तो कम से कम उनको रोका जाए ना।
फखर यूसुफ अंग्रेज जई, का सिस्टम है। खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाका जहां से इनको प्रश्रय मिलता है, जहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है, जहां से इनको रसद मिलती है, जहां से इनको सपोर्ट मिलता है, जिस जगह से आपके वजीर आजम आते हैं, कम से कम उस जगह पर इनको खाद रसद पानी मिलना बंद होना चाहिए ना। खुद ही बबूल का पेड़ लगाने के बाद कांटों की शिकायत कैसे की जा सकती है? दिनेश जी, अगर आपने आईएसआईएस की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आईएसआईएस स्टार्ट किसने किया और कहां से। ये मेरे ख्याल में आपको सबसे ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तालिबान, मैं कह रहा हूं आप उसमें से कुछ की रूट्स कहीं से भी निकाल दीजिए। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रेडिकलाइजेशन को पाकिस्तान में खाद पानी मिलती है? और पहुंचा कहां पर? रेडिकल साइकी, इसको खाद पानी नहीं मिलती पाकिस्तान में? आपके यहां आकर इस्लामाबाद में झंडा नहीं फहरा जाते क्या तालिबान के लोग मदरसे के ऊपर? लाल मस्जिद में आपके यहां झंडे नहीं फहरा जाते क्या? दिनेश जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि वो इसका ये मतलब नहीं है कि आईएसआईएस जो है वो पूरा पाकिस्तान, मैंने कहा वो किसी को नहीं छोड़ते। बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने तालिबान का झंडा अभी लगाया था, कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले, और इससे पहले तकरीबन आज से 4 साल पहले उन्होंने इस्लामाबाद में आईएसआईएस का बैनर भी लगाया था, और उसके बाद उन्होंने एक फ्लैग भी उनका नजर आया था। आप ये कह रहे हैं फखर यूसुफ जई कि वो आकर ये सब कर जाते हैं और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो सेना है, उनके खिलाफ होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती? आप ये देना चाह रहे हैं क्या मुझको पॉइंट? कमाल कर दिया आपने। सर्वकमल दत्ता, जवाब दीजिए इसका। तारिक फतेह, आ रहा हूं आपके पास। देखिए यहाँ पे सवाल यह है कि आईएसआईएस खोरासान या फिर तहरीके तालिबान पे रोक कैसे लगाएंगे? रोक अगर लगाएंगे, बैन अगर करेंगे तो इमरान खान की तख्ता नहीं रहेगी, श्रीमान इमरान खान का कुर्सी नहीं रहेगा। ये तो महत्वपूर्ण बात है ना इसके पीछे। आईएसआईएस खोरासान, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, सब एक तरफ लामबंद है दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। उसके साथ साथ हकानी नेटवर्क और तमाम जितने सारे ड्रग्स के माफिया जितने सारे हैं, उनसे पैसा मिलता है। ये पाकिस्तान के आर्मी के तमाम जितने सारे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो लोग बाकायदा ड्रग्स का धंधा करते हैं और हथियार बेचते हैं। पेशावर में खुलेआम हथियार मिलता है, रावलपिंडी में मिलता है, इस्लामाबाद में। लेकिन अब इसमें सवाल ये है, और ये तारिक फतेह साहब से मैं पूछना चाहता हूं, सर्वकमल दत्ता, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इतने सारे आउटफिट्स के नाम आपने गिना दिए। सुशील पंडित जी के पास जब जाऊंगा तो ये भी समझना चाहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है कि अब एक ये फ्रंट है, पीपल्स फ्रंट अगेंस्ट नार्सिस्ट फोर्सेस, मैं समझना चाहूंगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये किस किस तरह के फैंसी नाम लेकर अब ये टेररिज्म अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, ये उनसे समझूंगा। लेकिन मैं जरा तारिक फतेह साहब से ये समझना चाहता हूं, तारिक सर, क्या पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि दुनिया खत्म होती है तो हो, वो भी खत्म होता है तो हो, लेकिन वो बाज नहीं आया? क्या इतना आगे निकल चुका है इस राह में वो? देखिए, एक चीज मैं क्लैरिफाई करूं, जो फखर यूसुफ कह रहे हैं वो कोई मुख्तलिफ बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया अंदर से है एंड ही हैज अ बेटर आइडिया। वो कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस मुल्क का बुनियादी असूल है ग़ज़वा हिंद, यानी जब तक तमाम हिंदू और तमाम हिंदू टेम्पल तोड़ नहीं दिए जाएंगे और हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटा नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक आपका शरिया इस्लामिक कानून आपसे कहता है कि आप इस काम पे लगे रहेंगे। आप उस सोच से नहीं लड़ रहे हैं, आप एक मुल्क से लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान टूट जाएगा अगर और हट गया तो ये लोग उड़ जाएंगे आसमान में। ये ज़हनियत तो फिर भी रहेगी ना। आपने देखिए कि बांग्लादेश में कितनी सख्त हुकूमत जमात इस्लामी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क उसका नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान करने से क्या होगा? ये जहनियत है, इस जहनियत से लड़ाई लड़ी है, तो फिर उस हिसाब से तो क्रिकेट खेलना चाहिए। इस जहनियत को अगर हराना है तो क्रिकेट खेलना चाहिए फिर। सुशील पंडित साहब, एक आपने साउथ अफ्रीका से नहीं खेला ना किसी असूल के तरफ। सर आ रहा हूं, बात पूरी कर ले तारिक फतेह साहब। जी नहीं, एक काम करें कि पहले पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे इंडिया, उससे इकोनॉमिक कल्चरल ताल्लुकात खत्म करे, फिर बात आती है। ये तो नहीं हो सकता कि आपके
डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ट्रेड आप कर रहे हो, आपके तो तारिक फतेह साहब ये कह रहे हैं कि आप ये ग्रेजुअल अप्रोच रखिए, आप ठीक है एक मुल्क के लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं वो कीजिए, लेकिन बाद में जहनियत से लड़ाई लड़िए। पुंछ में फाइनल ऑपरेशन की तैयारी है, अहम खबर देख लीजिए। पुंछ में फाइनल ऑपरेशन की तैयारी में भारतीय सेना मस्जिदों के लाउड स्पीकर से हो रही घरों में रहने की अपील। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन आखिरी चरण में। पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया। सुनिए यह अपील। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम काज छोड़कर अपने घरों में बंद हो गए। गांव समिति जितने भी आजाद लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मुस्लिम, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए। ध्रुव कटोच साहब के पास मैं चलूंगा समझने के लिए कि ऑपरेशन इतना लंबा क्यों खिंचा और इस समय जो हमारी स्ट्रैटेजी है क्या ये राइट ट्रैक पर है। लेकिन उससे पहले अहम इंफॉर्मेशन देख लीजिए। टारगेट किलिंग के पीछे कौन है? टारगेट किलिंग के पीछे ये कुख्यात चेहरा है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। आदमी की तरह नजर आता है, हैवानों से भी बदतर है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सीमा पार 2 अजनबियों की वार्ता को इंटरसेप्ट किया है और उससे जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि यह बातचीत आईएसआईएस के बिचौलियों और भारत विरोधी मास्टरमाइंड के बीच में थी। उनमें से एक की आवाज एजाज अहमद अहंगर से मिलती जुलती है, सोर्सेज बता रहे हैं। एजाज अहमद अहंगर पहली बार सुन रहे हैं आप? सुना हुआ है, रिफ्रेश करा देता हूं। एजाज अहमद अहंगर कौन है? 25 साल से मोस्ट वांटेड आतंकी, बेहद खतरनाक। 90 के दशक में उसने कश्मीर छोड़ा, पाकिस्तान गया, आईएसआई से मिला। जाहिर है वहीं पनाह मिलती है सबको, ऐसे जहनियत वालों को। आईएसआई ने खुरासान में भर्ती कराया, मानव बॉम्ब तैयार करने में, ब्रेन वॉश करने में, कहीं भी जाकर फट जाने के लिए किसी को प्रेरित करने में मास्टर है वो। अमेरिका में अफगानिस्तान के आने के बाद जेल गया और अफगानिस्तान की जेल से बीते दिनों रिहा हुआ है। अफगानिस्तान की जेल से आईएसआई के अड्डे पर पहुंचा है। आईएसआई के अड्डे पर आने के बाद अहंगर गायब है। टारगेट किलिंग का फॉर्मूला अहंगर का है। स्पेसिफिक लोगों को जाकर मारो, वो जो निहत्थे खड़े हुए हों, वो जिनके आसपास कोई सिक्योरिटी ना हो, वो जिनको कहीं से यह एहसास ना हो कि वो भी टारगेट हो सकते हैं, उनको जाकर मारो। छोटे हथियार दो, पिस्तौल दो, ग्रेनेड दो, 1-2 के समूह में भेजो और जाकर किसी स्पेसिफिक टारगेट को खत्म करो। इसके पीछे अहंगर का दिमाग है। कैसे रुकेगी टारगेट किलिंग? एजाज अहमद अहंगर पर काबू करना होगा। यह सबसे खतरनाक दिमाग है, इसको सबसे पहले काबू करना होगा। अहंगर को कश्मीर में जर्रे जर्रे के बारे में पता है। यह कहा जाता है 1990 में टारगेट किलिंग में इसका बहुत अहम योगदान या बहुत बड़ा किरदार था। ध्रुव कटोच साहब, ठीक जा रहे हैं हम? हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी ठीक है? जल्द कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ? नहीं, ये कंट्रोल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा ये अजीज अहमद जो भी है ये इसकी स्ट्रैटेजी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये स्ट्रैटेजी जो है ये पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स की है। ये पाकिस्तान का जो आईएसआई है और जो उनके सेना के अध्यक्ष हैं, ये उनकी तरफ से ये प्लानिंग की गई है। और भारत में हुर्रियत जैसे लोग जो हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनको सपोर्ट करती हैं। अभी तक भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तब जाके इनको ये इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रहा है। काफी हद तक ये लिंकेजेस टूट चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये लिंकेजेस हैं। अभी स्ट्रैटेजी की अगर आप बात कहें, यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है पूंछ के इलाके में, ये 2004 में भी यहाँ पर चला था, काफी लंबे अरसे तक चला। ये बहुत मुश्किल इलाका है। वहां पर मुझे लगता है उस समय पर जो थोड़ा क्लियर कीजिए सर, ध्रुव कटोच सर, ये क्लियर कीजिए, इस टेरेन की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है या वो लोग जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है वो बड़े ट्रेंड हैं, उनको खास तौर से कोई एक ट्रेनिंग दी गई है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन लंबा चल रहा है? देखिए, इनमें दोनों बातें शामिल हैं। एक ट्रेन भी बहुत मुश्किल है, दूसरा मुझे लगता है जो इनकी लीडरशिप है इस टोली की, वो पाकिस्तान के ये जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, ये उनके लोग होंगे।
तो ये दोनों चीजों को मिला के ये एक ऑपरेशन, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है जरूर, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो एक भी वहां पर टेररिस्ट नहीं बचेगा, लेकिन समय जरूर लगेगा। अगर आज कल खत्म नहीं हुआ तो परसों चौथ तक तो खत्म हो ही जाएगा। 9 दिन लग गए हैं, हो सकता है 10, 11, 12 दिन लग जाएं, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा। सुशील सर के पास जाता हूं। सुशील सर के पास, ये आपने नटशेल में जो समझाया सर, वो हम लोगों को कम से कम एक पर्सपेक्टिव देता है वहां चल क्या रहा है। सुशील सर, आपकी बात हो रही होगी अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से जो वहां पर मौजूद हैं, करीब 2 महीने पहले उनकी बातचीत और आज की बातचीत में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले 30-32 सालों से यही हो रहा है। इसी तरह के ऑपरेशंस गाहे बगाहे होते चले जा रहे हैं। उसका कारण एक है कि हम टहनियों और पत्तों को छांट रहे हैं, हम जड़ पर नहीं वार कर रहे। जिस दिन हमने जड़ और तने को निशाना बनाया, टहनियां और पत्ते कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो दिल जीतने की सनक है, ये जो कभी हां कभी ना, एक कदम आगे 2 कदम पीछे का जो तरीका है, इसी ने इस दर्द को इतना लंबा खींच दिया है। मैं तारिक फतेह साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। दुनिया भर को हम कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क घोषित कीजिए, टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कीजिए। हमने खुद अभी तक नहीं किया है, हमें सबसे पहले यह करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ देने चाहिए, बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। तीसरा, उतना काफी नहीं है, हमें पाकिस्तान पर FATF की ब्लैकलिस्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें खुद उसको ब्लैकलिस्ट करके उस पर सैंक्शंस लगाने चाहिए और दुनिया भर के देशों और कंपनियों को कहना चाहिए कि आपको हम में और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। मैं देखता हूं दुनिया का कौन सा मुल्क, चीन को छोड़ दीजिए, तुर्की को छोड़ दीजिए, उन्हें भी बहुत तकलीफ होगी, मलेशिया को भी बहुत तकलीफ होगी पाकिस्तान और भारत के बीच में चुनाव करने में। ये बहुत बड़ी खबर कह रहे हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा अनाउंसमेंट और एक तरीके से बड़ा स्टेटमेंट है ये सुशील पंडित जो कह रहे हैं कि आप ये कह दीजिए, अब बाकी दुनिया से तय करना होगा और चुनना होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से एक। फखर यूसुफजई का इस पर कमेंट लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देखिए। पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी खबर कर रही है इंतजार। एक बार फिर से ब्लैकलिस्ट में नाम शामिल हो सकता है पाकिस्तान का। सुशील पंडित कह रहे हैं इंतजार मत कीजिए, आप तो ब्लैकलिस्ट कीजिए। FATF में 6 महीने के लिए फिर से लग सकती है पाबंदी। पाकिस्तान ने फिर से नियमों की अनदेखी की है। अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान पर पाबंदी लगना तय। ग्रे लिस्ट में है, 2018 जून के बाद से ग्रे लिस्ट में है। इसके बावजूद ग्रे लिस्ट में है कि वो लगातार जो 26 सूत्रीय एजेंडा है उसका पालन नहीं कर पा रहा है, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, ना आतंकवादियों को वित्त पोषण के हिसाब से जो जरूरी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट में है। यह भी हैरानी है। लेकिन अब क्या होगा जरा वो देखते हैं। ब्लैक लिस्ट में होगा क्या पाकिस्तान? यह बड़ा अहम सवाल। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान कब तक, क्यों? अप्रैल 2022 तक क्यों? 27 में से सिर्फ 21 नियम माना है, 5 में से 4 देश संतुष्ट नहीं है। सिर्फ चीन कर रहा है अपने आयरन ब्रदर की पैरवी। कौन कौन से देश खिलाफ हैं? ब्रिटेन खिलाफ है, फ्रांस खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, जाहिर है हिंदुस्तान खिलाफ है, लेकिन चीन पक्ष में खड़ा हुआ है। और चीन के पक्ष में खड़े होने से ही पाकिस्तान को वो मौका मिलता है जहां शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस मंच का इस्तेमाल भी भारत अपने पाकिस्तान विरोधी एजेंडे के लिए कर सकता है। जैसे उसकी अपनी हरकतें सब ठीक है, बस हिंदुस्तान का एजेंडा, असल में उसका प्रोपेगेंडा उसके आड़े आता है। अब जरा देखिए, सबूत ही सबूत हैं। विदेशी आतंकी संगठन कितने सारे हैं, बताने की आवश्यकता है। भारत में भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए जो खास तौर से डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कितने हैं? विदेशी आतंकी संगठन 12। भारत के लिए स्पेसिफिक जो संगठन बनाए गए हैं 5 कम से कम। पनाहगार पाकिस्तान, और ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है। हालांकि ये भी सूट नहीं करती, इसको भी रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा। लेकिन क्या FATF में ऐसा होगा? इसका असर क्या होगा जरा वो जल्दी से देखते हैं। असर यह होगा कि IMF, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी अगर ब्लैकलिस्ट में चला गया तो। लेकिन सवाल वही कि FATF का इंतजार तो चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अपना कदम आगे कब बढ़ाएगा? सर्वकमल दत्ता, यह सवाल जायज है।
बिल्कुल जाहिर है, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे 3-4 महत्वपूर्ण कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। पहला तो यह है कि सार्क से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए, सार्क जो संस्था है उससे बाहर कर दिया जाए। उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि केवल आर्थिक प्रतिबंध क्यों, अगर आवश्यकता हुआ तो आप डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म कर दीजिएगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिश्ते रख के भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे FATF के परिपक्ष में एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। अभी तक FATF ग्रे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि भारत को जिस तरह से कमर कस के लगना चाहिए था ब्लैक लिस्ट करवाने में, उस हिसाब से किया नहीं किया है अभी तक। नहीं, मुझे ये बताइए, इसके सीधे लेड डाउन नॉर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, या तो आप इसमें खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, या इसका जो मामला है वो भी ग्रे है। दिनेश जी आप मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा। आपको याद होगा जब NSG को लेके भारत को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, IAEA पे भारत को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस समय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चीन ने अंत तक विरोध किया था। भारत के डिप्लोमेसी इतना कामयाब रहा जिसके चलते अंत में चीन को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। वही डिप्लोमेसी दिखाने की आवश्यकता है FATF पे। आज अगर हम लोग पूरी तरह से लामबंद हो जाते हैं तमाम पश्चिम के देशों के साथ मिलके, और सीधा वे में कहे कि बहुत हो चुका है ग्रे लिस्ट, आप सीधा ब्लैक लिस्ट में लाओ, और अगर पूरा लामबंद हो लेकिन फिर ये बात ये तो ज्यादा दूर नहीं है। सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि आई एम टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट, लेकिन ये तो किसी एक लेमैन को भी ये लग सकता है जो आप कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं तारिक फतेह साहब कि अगर ये इतना ही एक स्वाभाविक सोच है तो इसके आड़े क्या आता है? इसके आड़े क्या मॉनेटरी कंसिडरेशंस आते हैं, ट्रेड कंसिडरेशंस आते हैं? क्यों नहीं हो पाती फिर कार्रवाई जो जायज और सही जगह पर जितनी होनी चाहिए? मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान में एक सुस्ती का आलम है। कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपके सामने आग लगी हुई है और आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि पानी का खर्चा कौन सी म्युनिसिपैलिटी उठाएगी। कभी तो थोड़ी सी प्यारी सी गुंडागर्दी सीख लीजिए, एक आध थप्पड़ किसी को रिसीव कर दीजिए ताकि उनके होश ठिकाने आए। वो जब चाहें जिसको चाहें मार देते हैं। आप बताइए, ये इंग्लैंड के अंदर जो MP को मारा है, तो सर ये मैं बहुत संक्षेप में सुशील पंडित जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या ये नादानी है, क्या ये सीधापन है, या ये जानबूझकर कदम नहीं उठाया जाना है? सर बहुत संक्षेप में। नहीं साहब, ये एक कंफ्यूजन है। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिहाद का सर कुचलना है या जिहाद का दिल जीतना है। ये कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा जल्द। इससे पहले ही गर्दन जाने देते हैं। हाथ में आई हुई गर्दन को अब नहीं जाने देना चाहिए। फखर यूसुफजई, आप फिर भी बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत स्पष्टवादिता के साथ हमारे साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान से आप हमसे जुड़ते हैं लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीजें कहते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने मेहमानों का भी धन्यवाद करूंगा। धीरे धीरे अगर वहां सबको ये समझ आ जाए कि समस्या कहां है और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर समस्या ही क्या है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी दुकान भी चलानी है। इंसानियत चीज क्या होती है? आज अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।